कर रही हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये भाजपा की धनलक्ष्मी बनकर विश्वविद्यालय में काम कर रही हैं, कुलपति की तरह काम नहीं कर रही हैं और छात्रों में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश है। एक डिग्री कॉलेज, एक महाविद्यालय के स्तर से भी नीचा स्तर इसका हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने मानक होते हैं, एक भी मानक पर ये विश्वविद्यालय खरा नहीं उतरेगा अगर आप जांच करेंगे। लेकिन जो नॉन लोग हैं, 68 से 70 ऐसे लोग हैं जिनको ये जातिवाद के नाते उनको यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली है और जातिवाद के नाते ही उनको प्रशासनिक महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। अभी जो है इनकी ताकत, इनकी तानाशाही चरम पर है, लेकिन कब तक झूठे षड्यंत्रों के दम पर गुमराह तकाजा कितने दिन, शकुनी के नकली पासों पर दुर्योधन राजा कितने दिन। तो हर चीज़ का एक समय होता है, इनका भी समय आएगा और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। समय में देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आईएएस की फैक्ट्री कहा जाने वाला विश्वविद्यालय, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला विश्वविद्यालय गर्त में है। एक डिग्री कॉलेज, एक महाविद्यालय के स्तर से भी नीचा स्तर इसका हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने मानक होते हैं, एक भी मानक पर ये विश्वविद्यालय खरा नहीं उतरेगा अगर आप जांच करेंगे तो। पीने का साफ पानी यहाँ नहीं है, साफ शौचालय नहीं है, लाइब्रेरी इस तरह से जो है पानी वहाँ भरा हुआ है, जल भराव है कि वहाँ अगर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो धान की रोपाई हो सकती है। छतें लगातार टपक रही हैं। पिछले 5 सालों में पुस्तकालय में कोई नई किताबें नहीं आई हैं। एक नया वैकल्पिक केंद्रीय पुस्तकालय बन के तैयार हो गया है और 1 नवंबर 2025 को कुलपति महोदया के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं कराया गया। पुरानी लाइब्रेरी जिसकी स्थिति एकदम जर्जर और बदहाल अवस्था में है, वहीं छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षक यहाँ रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं। छात्रों का दमन और केवल शोषण हो रहा है। फीस हर साल 10 से 14% बढ़ रही है। इस बार यहाँ जो है 6000 सीटों की कटौती हो गई है। छात्र संघ यहाँ है नहीं। छात्र आवाज़ों को लगातार दबाया जा रहा है और छात्रों की आवाज़ों पर ताला लगाने के लिए छात्र संघ को बंद कर दिया गया है। लाइब्रेरी यहाँ की मात्र 8 से 10 घंटे खुलती है। तो कहने का मतलब समस्याओं का इतना अंबार है कि अगर हम बताने लगेंगे तो आप स्वयं संदेह में आ जाएंगे कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की इतनी गिरी हुई हालत कैसे हो सकती है। और इन सब हालातों की जिम्मेदार जो हैं वो यहाँ की वाइस चांसलर हैं। और वाइस चांसलर को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? उनके पति विक्रम नाथ जी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति हैं और अगले साल ये खबर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो उनके दम पर, न्यायपालिका की ताकत के दम पर वो विश्वविद्यालय को चारागाह बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि विश्वविद्यालय की स्थिति इस स्तर की कर दी जाए कि यहाँ से निकलने वाले छात्रों की तार्किक क्षमता न बचे, बौद्धिक क्षमता न बचे, चेतना न बचे, वो कोई सवाल न कर सकें। वो विश्वविद्यालयों से ऐसे लोगों को निकालना ही नहीं चाहती जो समाज में जिंदा नागरिक बन करके जाएँ, जो जहाँ जाएँ वहाँ विश्वविद्यालय का, अपने नागरिक होने का, इंसान होने का बोध वहाँ दे सकें। वो इस तरह के लोगों को विश्वविद्यालयों से निकालना ही नहीं चाहती। विश्वविद्यालय ने हाल में वैकेंसियाँ कराई हैं, उस पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। उन आरोपों में क्या सच्चाई है? देखिए, जितनी यहाँ एमटीएस की नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियाँ हुई हैं, उनमें तो सीधे सीधे धांधली ये की गई है कि फॉर्म भरवाने के बाद सीधे सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची जारी की गई। फॉर्म भरवाने के बाद, कायदे से परीक्षा करवाने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो है कट ऑफ आप निकालेंगे, फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची निकालेंगे। यहाँ सीधे सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची निकालेगी। जो टीचिंग स्टाफ की, जो प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ हुई हैं, उनमें सिलेक्शन कमेटी को बनाने से लेकर, सिलेक्शन कमेटी बनाने में धांधली की गई, स्क्रीनिंग में धांधली की गई, इंटरव्यू में धांधली की गई, अपने चहेते फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म करके अपने लोगों को भाई भतीजावाद करके भरा गया और रिजल्ट जारी होने तक, मतलब सिलेक्शन कमेटी बनाने से लेकर रिजल्ट जारी होने तक हर स्तर पर, हर स्टेप पर घोर धांधली की गई है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रोफेसर बनाया गया है जिनमें प्रोफेसर बनने की योग्यता नहीं है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो यहाँ की वाइस चांसलर हैं वो स्वयं अयोग्य हैं। तो अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई योग्यता का पद दे दिया जाएगा तो वो उसका महत्व नहीं समझेगा, वो अपने ही तरह अयोग्य लोगों को भरेगा। और वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ है बड़े पैमाने पर। और हम तो साफ कहते हैं कि सीधे सीधे जो है जातिवाद करके, फेवरेटिज्म करके, नेपोटिज्म करके और पैसा लेकर के नियुक्तियाँ की गई हैं। जातिवाद का आप आरोप लगा रहे हैं, ये महज एक आरोप है कि इस आरोप के पीछे कोई तर्क है? आपके पास कुछ है? ये आरोप नहीं, तथ्यात्मक सत्य है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस समय हो रहा है। उदाहरण स्वरूप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर हैं वो संगीता श्रीवास्तव इस समय हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं वो आशीष श्रीवास्तव हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर हैं वो हिमांशु श्रीवास्तव हैं। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हैं वो विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव हैं। जो निजी सचिव हैं संगीता श्रीवास्तव जी के, वो निखिल आनंद श्रीवास्तव हैं। उनके ही एक भाई नीलेश आनंद श्रीवास्तव जो हैं वो आईसीटी सेल के चेयरमैन हैं। उनके ही एक भाई संदीप आनंद श्रीवास्तव जो हैं वो मेडिकल सेल के चेयरमैन हैं, केपीयूसी छात्रावास के जो है अधीक्षक हैं और मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं।
और एक अविनाश श्रीवास्तव हैं, उनको जो है राज्य विश्वविद्यालय में, जब मैडम राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति थी तो वो भी राज्य विश्वविद्यालय में थे। जब मैडम यहाँ आई तो उनको भी यहाँ लेकर के आई और उनको जो है गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान का निदेशक बना दिया गया है। उसके अलावा गंगानाथ झा छात्रावास का उनको जो है सुपरिटेंडेंट बनाया गया। एक मनीष श्रीवास्तव हैं, उनको डीन कॉलेज डेवलपमेंट बनाया गया। एक हर्ष कुमार श्रीवास्तव थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन रिटायर्ड हर्ष कुमार के लिए एक नई पीठ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में दीनदयाल उपाध्याय पीठ बनाई गई और रिटायर्ड प्रोफेसर हर्ष कुमार को घर से बुला करके और यहाँ जो है उनको नौकरी दी गई। इस तरह से हमारे पास सूची है, मैं वो सूची भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें लगभग 68 से 70 लोगों का उसमें नाम है जो इनकी बिरादरी के लोग हैं और जो नॉन लोग हैं जिनको हम अभी तक खोज पाए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो नॉन लोग हैं 68 से 70 ऐसे लोग हैं जिनको ये जातिवाद के नाते उनको यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली है और जातिवाद के नाते ही उनको प्रशासनिक महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। लेकिन चूँकि न्यायपालिका की ताकत इनके पास सीधे सीधे है, इसलिए कोई सरकार जो है दखल देने को तैयार नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप कोई हो नहीं रहा है, ये जानने के बावजूद कि यहाँ भ्रष्टाचार कर रही हैं, यहाँ अनियमितताएँ कर रही हैं, यहाँ अनाचार कर रही हैं, यहाँ गलत कर रही हैं, लेकिन न MHRD और न जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, न जो है राष्ट्रपति भवन कोई दखल देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास खुले तौर पर न्यायपालिका की शक्ति है और उसी के दम पर ये सारी अनियमितताएँ विश्वविद्यालय में ये कर रही हैं। जब आप लोगों को पता है कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो वही छात्रों की कैसी शक्ति है कि इस प्रशासन के सामने वो लड़ने की, संघर्ष की कोशिश कर रहा है? देखिए, एक दौर में तो अंग्रेज जब इस देश में आए थे और जब ये कहा जाता था कि ब्रिटानिया हुकूमत का जो है सूर्य का अस्त नहीं होता, लेकिन लोगों ने इसके सामने भी लड़ाई लड़ी। उनको, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा या हो सकता है कि हम गुलाम ही रहें, आज़ाद ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि हम आज़ाद होंगे, जुल्म की इंतहा होती है और देश को आज़ादी मिली, उसका परिणाम निकला। जितने भी तानाशाह इस देश में हुए हैं, इस दुनिया में हुए हैं, उन सब की आज कब्रें आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जुल्म का इतिहास, जुल्म का समय बहुत लंबा नहीं होता है। यही सरकार थी जिसके मंत्री कहते थे कि हमारे जो है सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जब नौजवानों ने मुट्ठी भींच करके और इंकलाब का नारा लगा करके हवा में हाथ लहरा करके जंतर मंतर पर जो है मोर्चा खोला, तो इसी सरकार में शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, वो आपने देखा अभी विगत दिनों। तो ये मानते हैं कि अभी जो है इनकी ताकत, इनकी तानाशाही चरम पर है, लेकिन कब तक झूठे षड्यंत्रों के दम पर गुमराह तकाजा कितने दिन, शकुनी के नकली पासों पर दुर्योधन राजा कितने दिन। तो हर चीज़ का एक समय होता है, इनका भी समय आएगा और हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। आखिरी सवाल, स्वतंत्रता दिवस का एक वीडियो वायरल हुआ है वाइस चांसलर महोदय का, उसमें वो शहीदों के नाम ले रहे हैं जो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? आप सोचिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का अगर छात्र कोई आता होगा तो भी उसको सबसे पहले लाल पद्मधर के यहाँ वो जाता होगा, माथा नवाता होगा, उनके बारे में जानता होगा और वो बोलता होगा। यहाँ लाल पद्मधर के नाम की शपथ खाई जाती है, शपथ ली जाती है। जब चुनाव होते थे छात्र संघ के तो लोग लाल पद्मधर के नाम की शपथ लिया करते थे। आज भी जो छात्र हैं, जो छात्राएँ हैं विश्वविद्यालय में, वो कोई बात होती है तो लाल पद्मधर के नाम की कसम खाते हैं। और ये मैडम तो यहीं की पढ़ी रही, यहीं पढ़ी, यहीं प्रोफेसर हुई और आज यहीं कुलपति भी बन गई। इतने सालों के बाद भी आप सोचिए कि एक शहीद का नाम सही से नहीं ले पा रही हैं, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इन्होंने सुधारने का प्रयास किया, तीनों बार गलत बोली। तो सोचिए कि इतने साल विश्वविद्यालय में बिताने के बाद अगर एक शहीद का नाम, जो इसी विश्वविद्यालय के रहे, जो इस विश्वविद्यालय के लोग जिनको आदर्श मानते हैं, उनका नाम नहीं ले पा रही हैं, तो इनकी किस तरह की योग्यता है, क्या ये पढ़ाती होंगी और किस योग्यता के दम पर एक कुलपति बनी है, ये भी स्पष्ट हो गया है। अब तो स्पष्ट हो गया है ना कि इनके अंदर क्या योग्यता है और किस योग्यता के दम पर ये कुलपति बनी है। केवल न्यायपालिका की योग्यता है, न्यायपालिका की ताकत है, उसी के दम पर ये बनी हुई है और इनकी नियुक्ति स्वयं में अवैध है, जो हाई कोर्ट में चैलेंज्ड है। डबल बेंच में 48 सुनवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन निष्कर्ष कोई निकला नहीं। जब सरकार और पूरा स्वतंत्रता दिवस का एक व्यापक प्रचार किया जाए, वंदे मातरम जैसे के लिए कानून संसद से पास किया जाए बिना चर्चा के, वैसे में विश्वविद्यालय में ऐसा घटनाक्रम होना, क्या छात्रों में इस बात का आक्रोश है? नहीं, छात्रों में बिल्कुल आक्रोश है। आप एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी जिसका एक अपना स्वाभिमान का, गौरव का, सम्मान का इतिहास रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय पटल पर, देश के पटल पर अपना एक स्थान रखता था। आप उस केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति हैं और आप अपने देश के शहीदों के नाम नहीं ले पा रही हैं। आप अपने विश्वविद्यालय से निकले शहीदों के नाम सही से नहीं ले पा रही हैं और जो है 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के वक्तव्य में आप राजनीतिक भाषण दे रही हैं, आप राजनीतिक बातचीत कर रही हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये भाजपा की धनलक्ष्मी बनकर विश्वविद्यालय में काम कर रही हैं, कुलपति की तरह काम नहीं कर रही हैं और छात्रों में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश है।